स्वागत है आप सभी का आर्यन मैथ विद कमलेश सर के क्लास में। आज हम सभी एसएससी जीडी के न्यू पैटर्न पे आधारित मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न मैं आपको हल कराने वाला हूं। प्रत्येक प्रश्नों को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। आइए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी कक्षा के प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 4 बेंच खाली रह जाते हैं, और यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाएं तो 4 विद्यार्थियों को खड़ा रहना पड़ता है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आपसे पूछा जा रहा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे बेंच की संख्या आपको नहीं दिया। इसके सॉल्यूशन को आप देखिएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। आप यहाँ मान लीजिए कि माना कक्षा में जो बेंच है वो यक्स है। अब यक्स बेंच है, एक बेंच पे 4 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, तो बेंच की संख्या में एक बेंच पे जितने विद्यार्थी बैठे हैं उससे गुणा कर दें तो कुल विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। तो ये 4 यक्स हो गया। लेकिन यहाँ बता रहा है कि 4 बेंच खाली रह गए। तो जब 4 बेंच खाली रह गए तो एक बेंच पे 4 विद्यार्थी बैठ रहे हैं, तो 4 बेंच पे यदि बैठे होते तो 16 बैठे होते, 4 चौके 16 बैठे होते। तो यहाँ 16 को आप माइनस कर दीजिए, 16 माइनस कर दीजिए कि 16 विद्यार्थी नहीं है। अब ये कुल विद्यार्थियों की संख्या बना। अब आगे कह रहा है कि और यदि प्रत्येक पर 3 विद्यार्थी को बैठाया जाए तो यहाँ पे 3x बनेगा। अब एक बेंच पे 3 बैठ रहे हैं तो 4 विद्यार्थियों को खड़ा रहना पड़ता है, यानी 4 विद्यार्थी खड़े हैं, तो यहाँ पे 4 को प्लस कर दीजिएगा। अब ये कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो गई। क्लियर? बस आपने इस रैखिक समीकरण को बना दिया तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन बन गया। अब इसको हल करेंगे, 3x को इधर लाइए तो ये x हो, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो यदि आपसे पूछता है कि कक्षा में बेंच कितने हैं तो बेंच बनेंगे 20। लेकिन प्रश्न आपसे पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो ये विद्यार्थियों की संख्या दिया गया। इसी में x के मान को आप रख दीजिए, तो ये 3 गुणते 20 अब प्लस 4 हो जाएगा। 20 तिहाई 60 अब प्लस 4 बराबर कितना? 64। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी जो हैं वो 64 हैं। यही प्रश्न आपसे पूछता है कक्षा में बेंच कितने हैं, तो आपको आंसर करना पड़ता 20। क्लियर? यदि आपने आंसर ए को किया 64 को तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए। इसमें आपको 52 दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा एसएससी जीडी का एक सेट है, 1 से लेकर 80 तक। इसमें आपको 52 दिख रहा होगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों के मैथ के अकॉर्डिंग, जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज 14। इसमें ये दूसरा प्रश्न है। 400 और 700 के बीच 17 के गुणजों की कितनी संख्याएं हैं? 400 और 700 के बीच 17 के गुणजों की संख्या कितनी है? अब गुणज का मतलब समझ रहे हैं, जो पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे पूछे कि 17 का दूसरा गुणज क्या होगा, आप तुरंत बोलेंगे 34। तीसरा गुणज क्या होगा, आप बोलेंगे 51। तो इसी प्रकार से बोल रहा है कि 400 और 700 के बीच 17 के गुणजों की कितनी संख्या है। तो आप यहाँ पे निकाल दीजिए कि 400 से नीचे 17 के गुणज कितने हैं और 1 से लेके 700 के बीच में गुणजों की संख्या कितनी है। तो आपको 400 से 700 के बीच यदि बताने हैं तो 1 से 400 के गुणजों की संख्या को माइनस कर दीजिएगा। ये 400 के पहले निकाल लीजिए कि आखिर में 400 पे कितना बनेगा, भाग दे दीजिए केवल आप। तो 400 में भाग करिए 17 का, 17 दूनी 34, 6 बना, ये 0 हो गया। 17 तो यहाँ 51, यहाँ पे 9 बच गया। तो 1 से लेके 400 के बीच में जो 17 के गुणज है वो 23 गो है। अब यहाँ आप 1 से लेके 700 के बीच में निकालेंगे तो इसमें 700 में भाग कराइए।
तो जब 700 में 17 का भाग करेंगे, 17 चौके 68, 2 बचा, ये 0 हो गया, 17 एकम 17, यहाँ पे 3 हो गया। क्लियर। अब आपने देखा कि 1 से 400 के बीच में 23 को गुणज हैं 17 के, और 1 से लेके 700 के बीच में 41 को है। तो आपको बताने हैं 400 से लेके 700 के बीच में, तो आप केवल 41 में से माइनस कर दीजिए 23 को, तो ये माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। तो आप बोलेंगे कि 18 गुणज है। यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 18। 400 से 700 के बीच में जो गुणजों की संख्या होगी वो 18 को होगी। अभी प्रश्न ये पूछता कि 1 से 400 के बीच में कितने गुणजों की संख्या होगी 17 के, तो आप 23 कहते। 1 से लेके 700 के बीच में पूछता तो आप 41 कहते, लेकिन आपसे 400 से 700 के बीच बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसमें 15, 27, 35, 42 द्वारा भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। इस तरह का नंबर खोजना है। तो इस नंबर को आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भाग करा के कर सकते हैं कि प्रत्येक दशा में 7 बच रहा है कि नहीं, और नहीं तो इस सभी नंबरों का आप एलसीएम निकाल दीजिए। 15, 27, 35 और 42 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, और जितना एलसीएम आएगा उसमें केवल आप 7 जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो इस नंबर को आप 2 से काटेंगे तो ये 15, ये 27 हो गया, ये 35 हो गया। इस नंबर को काटेंगे ये 21 हो जाएगा। अब इस नंबर को मैं 3 से काट दे रहा हूँ, तो 3 से इस नंबर को काटेंगे, 3 5 15 हो गया, 3 9 27 हो गया, ये 35 उतर जाएगा, 3 7 21 हो गया। क्लियर। अब आप देखिए ये 9 तो रहेगा, कहें कि 9 बस इसी में है। अब इस नंबर को आप 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 हो गया, ये 9 बना, ये 5 7 35, ये 7 एकम 7। अब डायरेक्ट इसमें आप गुणा कर दीजिए, यहाँ पे आप 7 से कटाएंगे इसको तो 1 हो जाएगा, ये 9 रहने दीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट 9 से काट दीजिए आप, तो 1 बन गया, 1 बन गया, 1 बन गया, 1 बन गया। क्लियर। अब सबका गुणा कर दीजिए, तो 2 3 6 5 30, और 30 में 7 का गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा, 7 तरीके 210, और गुणे 9 कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो इसका एलसीएम मिला 1890। जब 1890 मिला तो इसमें बोल रहा है कि 7 शेष बचना चाहिए, तो 7 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो ये बनेगा 1897। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1897। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 ये विभाजिकता के नियम पे है। आपसे इतना नंबर दे दिया, 8 दे दिया, स्टार लगा दिया, यहाँ पे 4 रख दिया। बोल रहा है कि स्टार के जगह पे मैं कौन सा अंक रखूं कि वो 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य होने का नियम है कि जो संख्या 2 और 3 से भी विभाजित हो वो 6 से भी विभाज्य होगी। 2 से विभाजित होने का नियम आपको पता है कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। 3 से विभाजित होने का नियम है कि कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, प्रत्येक अंकों को जोड़ने पर वो संख्या यदि 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैं देख रहा हूँ कि अंतिम अंक 2 तो है, ये 2 से तो कटेगा, कोई भी नंबर यहाँ रहे स्टार की जगह पे। अब 3 से मैं चेक करता हूँ तो 8 4 12 हो रहा है। तो जब 8 प्लस यहाँ 4 आपने जोड़ा, 8 प्लस 4 जोड़ा तो ये 12 हो रहा है। तो जब 12 हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि 3 से 3 चौके 12 कट जाएगा, तो यहाँ पे आप 0 रख दीजिए, इसके जगह पे 0 रख दीजिए। क्लियर। कि 8 में 0 जोड़ेंगे 8 होगा, 4 जोड़ेंगे 12 होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करिए। बहुत आसान प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। इतना नंबर आपको दिया, इतना दिया, डायरेक्ट यहाँ पे पावर जुड़ जाएगा। तो ये 256 की पावर 0.25 हो जाएगा। जोड़ेंगे आप 25 हो जाएगा। तो ये 0.25 का मतलब कि 256, जो 256 दिया है ये 4 की घात 4 है। 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256, ये 4 का घात 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 0.25 का मतलब 1/4, ये 4 से 4 कट गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर बना 4। यदि कोई समस्या आपको होती होगी किसी प्रश्नों में तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को आप सभी देखिए। यदि चैनल पे कोई नया होगा तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए। बहुत आसान प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 6, ये 0.05 क्यू हो जाएगा माइनस 0.04 क्यू हो जाएगा। बटा में ये नंबर दिया तो ये आपको फार्मूला मालूम होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ये सूत्र बनता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता। तो देख रहे हैं ये नंबर पूरा इससे कट जाएगा। तो जब कटेगा केवल इतना बचेगा। तो इस प्रश्न को केवल आप दोनों को जोड़ दीजिए, 0.05 और 0.04 को ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ माइनस लगा है, जोड़ना नहीं है, घटाना है, घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो 1 बनेगा, 0 बनेगा, ये 0 लग जाएगा। तो 0.01 वाला सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप हल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। अब देखिए ये पिता और पुत्र का दिया, तो ये 7x हो गया पिता का, पुत्र का 3x हो गया। तो ये 7x गुणे 3x बराबर 756। अब इस नंबर को काटेंगे, 7 एकम 7 हो गया और 7 बाटे 56 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो गया, तीली के 9, 3 6 18। ये यक्स स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा? 36। तो ये यक्स बराबर नंबर हो जाएगा 6। यक्स का नंबर 6 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि पिता का, तो पिता का आप देख रहे हैं कि 7x है। अब पुत्र का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x है। 6 से इसमें गुणा करेंगे, x की जगह पे रखेंगे तो ये 42 हो जाएगा। और इसमें x की जगह पे 6 रखेंगे तो ये 18 हो जाएगा। क्लियर। अब आपसे बोल रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद ले जाएंगे तो 6 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिए और 6 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 48 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो ये 24 से कम 24 और 24 दूनी 48, दो संबंध है एक। अब दो संबंध एक दिया तो ये पिता और पुत्र का रेशियो दो संबंध एक, लेकिन 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। उनकी का मतलब कि पुत्र और पिता भी बता सकते हैं। तो पुत्र और पिता बताएंगे, दो संबंध है एक। आपका पिता पुत्र में नहीं दिया तो आप पुत्र पिता का कर दीजिए। तो जब पुत्र पिता करेंगे तो एक संबंध 2 हो जाएगा। जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार चलिए। इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ ए का x% दिया तो आप x बटा 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज का मान होता है 1/100। यहाँ पे भी दिया तो परसेंटेज 1/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट गया। क्लियर। अब ये नंबर मिलेगा ax बराबर by, ax बराबर by। और जब ax बराबर by मिला तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ax बटा y बराबर b हो गया। क्लियर। अब बोल रहा है कि b का z प्रतिशत बराबर है,
तो यहाँ पे b का मान दिया ये ax बटा वाई। तो जब x बटा वाई दिया तो इसी का z% आप निकाल दीजिए। तो ax बटा वाई गुणते z%। तो आप देख रहे हैं कि ax z बटा में y% होगा। तो आपको ax z किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी का नंबर इतना दिया। तो जो बी का मान आपने निकाला उसी वाले में z% निकाल दीजिए तो ये निकलेगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यानी इनमें आगे की दो और संख्याओं को सम्मिलित किए जाने पर औसत में होगा। 4 की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी, 3 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। आप सभी को पता है कि औसत का मतलब होता है मध्यमान। अब यहाँ पे 5 क्रमागत क्रम से संख्याएं लिखी गई हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ कि 5 क्रमागत संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तो जब 5 क्रमागत संख्या दे दिया तो ये बीच वाला नंबर औसत हो जाएगा। इसी को हम लोग औसत बोलते हैं। तो जब ये औसत मिल गया आपका 3, तो इसका मतलब कि n का मान हो गया 3। तो जब 3 हो गया तो बोल रहा है कि इसमें आगे की दो और संख्याएं जोड़ लीजिए। तो दो और संख्या लिखेंगे, 6 और 7 को लिख दीजिए। अब जो आपका औसत नया बना, 3 इधर काटिए, 3 इधर काटिए, ये वाला अब नया हो जाएगा। तो जब ये नया औसत हो जाएगा तो इसका मतलब कि इसमें बढ़ा कितना, औसत में कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हो गई। तो आप बोलेंगे 1 की वृद्धि हो गई। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 की वृद्धि हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को आप सभी हल करिए कि क्वेश्चन नंबर 10 का कितना आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात माइनस z हो तो 1 बटा x प्लस 1 बटा वाई प्लस 1 बटा जेड का मान है। अब देखिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन, आप ये सब बराबर आप k मान लीजिए। और जब k मानेंगे तो ये 2 की पावर x बराबर k बनेगा। तो इसको x को इधर करेंगे तो ये 2 की पावर x बराबर k बना। आप समझिएगा इसको। अब इसका इधर घात आप देख रहे हैं कि 1 है, किसी घात में x से भाग करेंगे तो ये केवल 2 बराबर k की पावर 1 बटा x हो जाएगा। क्लियर, ये बन जाएगा। अब 3 वाले पे करेंगे तो ये 3 बराबर k की घात 1 बटा y हो जाएगा। ये z वाला करेंगे तो ये 6 बराबर k की पावर माइनस 1 बटा z बनेगा। क्लियर, इतना बन गया। और जब इतना बना तो आपको इसी को हल कराने हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो 6 बराबर k की घात माइनस 1 बटा z दिया। अब दिया तो इस 6 को तोड़ेंगे तो इसको 2 गुणे आप 3 लिख सकते हैं, बराबर k की पावर माइनस 1 बटा z। अब यहाँ पे 2 की जगह पे आप रख सकते हैं k की पावर 1 बटा x, और 3 की जगह पे आप रख सकते हैं k की पावर 1 बटा y। तो ये k की पावर 1 बटा x इंटू k की पावर 1 बटा y अब बराबर k की पावर माइनस 1 बटा z। अब देख रहे हैं k की पावर 1 बटा x से ये जुट जाएगा दोनों नंबर। तो ये k की पावर बनेगा 1 बटा x अब प्लस 1 बटा y बराबर k की पावर माइनस 1 बटा z। अब ये k से k कट गया। अब 1 बटा x प्लस 1 बटा y, आई माइनस है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 बटा z बराबर 0। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 0। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 0, ये ऑप्शन नंबर डी। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को आंसर किया, 0 को आंसर किया, तो आप बिल्कुल सही हैं। क्लियर, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखिएगा। कुछ मजदूर किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 मजदूर और अधिक होते तो यह कार्य पूर्ण होने में 10 दिन कम लगते।
10 दिन कम लगते। प्रारंभ में कितने मजदूर काम पर लगे? आप मान लीजिए कि प्रारंभ में x मजदूर काम पे लगे, तो ये x गुणे 60 हो जाएगा। अब इधर बराबर करिए, काहे कि मैन गुणे डे करेंगे टोटल वर्क मिल जाएगा। अब 8 मजदूर और अधिक होते तो, अब 8 मजदूर और बढ़ा दीजिए। प्रारंभ में x मजदूर थे, अब यहाँ बढ़ेंगे, अब x प्लस 8 हो गए, तो होने में 10 दिन कम लगते। जो 60 दिन लग रहे थे अब 85 दिन लगेंगे। क्लियर? अब ये 0 से 0 कट गया। अब ये 6x बराबर 5x प्लस 40 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो x बराबर कितना? 40। तो प्रारंभ में कितने मजदूर थे? प्रारंभ में कितने मजदूर थे? तो 40। बिल्कुल, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 40, कि 40 मजदूर थे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। यदि यम तथा यन ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं कि यम की पावर यन बराबर 125, तब यम माइनस 1 की घात यन प्लस 1 का मान होगा। तो इसको जब आप सभी हल करेंगे तो यम की पावर यन, तो इसको लिखेंगे तो यम की पावर यन बराबर ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे यम बराबर आपको मिलेगा 11 और यन बराबर मिलेगा 2। जब मिल गया तो आप इसी में रख दीजिए। तो यम की जगह पे आप रखेंगे 11 माइनस 1, अब पूरे का पावर 2 प्लस 1 हो गया। तो ये 10 का क्यूब बनेगा, तो 10 का जो क्यूब होगा वो 1000 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 1000। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी और बी, दोनों में 1000 रखा होगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ये। यदि आपने ए, अरे बी और सी दोनों में किसी को आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। इस दोनों में ऑप्शन नंबर बी और सी में 1000 को रखा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 1000। चलिए अगले वाले प्रश्न को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 को आप सभी हल करिए। यदि 1/3.125 बराबर 0.32 हो तो 1/0.000325 का मान कितना होगा? अब देखिए इतने का मान आपको दे दिया है, 1/3 का मान दिया। अब दशमलव हम लोगों को यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है, 1, 3 और 1 के बीच में लाना है। जब यहाँ लाना है तो 2 2 4, यानी 1 पे 4 जीरो से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ नंबर में आपसे गुणा करना पड़ेगा। 1 बटा इतना नंबर आपको दिया 0.000325। अब दशमलव को हमें यहाँ लाना है, तो यहाँ लाने के लिए अंश में 2 2 4 से गुणा, यानी 1 पे 4 जीरो से गुणा करना पड़ेगा। तो ये इतना हो गया, अब दशमलव यहाँ पे आ गया। आप इसको अब लिख सकते हैं 1 पे 4 जीरो बटा में 3.125 आप लिख सकते हैं इसको। क्लियर? अब 1 बटा में 3.25 का मान आपको दिया है इतना, तो इसमें रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो ये 0.32 गुणते 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो ऐसे बनेगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये 32 तो होगा, मगर 2 10 जीरो हट जाएगा। अब यहाँ 2 जीरो और बढ़ेगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 3200, ऑप्शन नंबर डी। यदि ऑप्शन नंबर डी को आपने चुना तो बिल्कुल आप सही है। क्लियर हो रहा है? इतने का मान दिया है, अब इतने का मान दिया है तो इसको बस इसी के फार्म में आपको बना लेना है। जब बन जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3200। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा, अगले प्रश्न को देखिएगा। इस प्रश्न में कुछ एरर है, इस प्रश्न में एरर है, इसलिए मैं इसको हल नहीं करा रहा हूं, इसमें नंबर मिस्टेक है। अगले प्रश्न को आप देखिएगा। एक व्यक्ति 6 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 12 घंटा
4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल बराबर आप सभी को पता है कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय। अब कुल चली गई दूरी निकालेंगे तो ये 6 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा, तो 5 6 30 किलोमीटर तो यहाँ चल दिया, प्लस करिए। अब 12 चौक 48 किलोमीटर तो यहाँ चल दिया। अब कुल जो समय लगा 12 6 18 घंटे का लगा। इस नंबर को जोड़ेंगे तो ये 78 बटा 18 हो जाएगा। इसको 2 से आप काटेंगे, चाहे 18 चौक 72, 18 चौक 72, तो ये 4 सही 6 बटा में 18, तो 6 एकम 6 6 तेरे 18, तो ये 4 सही 1 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये आंसर बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, एक घन तथा इसमें ठीक तरह से पूरा फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब आपसे पूछ रहा है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन आपको पता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। घन का जानते हैं कि भुजा क्यू होता है, लेकिन गोले को आपको एक घन में बनाना है। तो घन की भुजा को यदि आपने ये माना, यहाँ पे मैं घन का आयतन रख लेता हूँ, यहाँ गोला का रख लेता हूँ, यहाँ पे गोला का मैं रख लेता हूँ। तो जब गोला का रखेंगे आयतन, तो ये घन के अंदर इसमें ठीक पूरी तरह से, यानी घन के अंदर पूरी तरह से गोला बन जाए, तो इसका तो ए क्यू होगा, भुजा ए माने तो ये क्यू हो गया। अब यहाँ आएंगे तो गोले का जो त्रिज्या बनेगा, गोले का जो त्रिज्या बनेगा वो घन के भुजा का आधा होगा, ए बटा में 2 बनेगा। क्लियर। अब 4/3 पाई आर क्यू, तो आर क्यू की जगह पे बनेगा ए क्यू बटा में 8। ये 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी के 8, ए क्यू से ए क्यू कट गया। अब 3 दूनी के 6, ये 6 संबंधे पाई हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 6 संबंधे पाई हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी हल करें। ये प्रत्येक प्रश्न बहुत ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को आप सभी हल करें। 68 तो बहुत ही इजी है। ए यदि ए बटा 4 बराबर बी बटा 5 बराबर सी बटा 9, तो ये सभी बराबर आप के मान लीजिए। और जब के मानेंगे तो ए बराबर 4 के, बी बराबर 5 के और सी बराबर 9 के हो जाएगा। क्लियर। अब इसी नंबरों को उठा के इसमें रख दीजिए। तो जब रखेंगे सभी नंबरों को जोड़िए, 4 के प्लस 5 के प्लस 9 के और बटा में 9 के, हल कराएंगे 9 18 के बटा में 9 के से के कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये बनेगा आपका 2। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलो ग्राम वाले गेहूं में 5.20 यानी 5 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम काला कितना गेहूं मिलाया जाए कि कुल 30 किलोग्राम गेहूं बेचने पर 144.80 रुपया प्राप्त हो। आपका टारगेट है काला कितना गेहूं मिलाया जाए। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये नंबर 4.40 रुपया है और ये नंबर यहाँ पे 5.20 रुपया। अब इतना इसमें से भी इसको निकालेंगे तो 4.40 तो ये समान हो गया, इसके समान हो गया। जब समान हुआ तो अधिका कितना हो रहा है, तो 60 80। अब बोलेंगे कि 80 पैसा यहाँ पे अधिका हो रहा है, 80 पैसा अधिका हो रहा है। यदि यहाँ पे नंबर समान है 30 किलोग्राम है, तो आप यदि 4 यानी 4 रुपये 40 पैसा के हिसाब से बेचेंगे तो ये 30 गुणते 4.40
4 जीरो हो गया। अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो बन गया। अब 4 तिहाई 12 को 2 1 हो गया, 12 1 13 हो गया। तो आप कहेंगे कि 132 रुपया मिलेगा। जब 132 रुपया यहाँ पे मिलेगा तो लेकिन यहाँ पे बेचने पे 144.80 बोल रहा है, तो ये अधिका क्यों हो रहा है? अधिका हो रहा है इस 80 पैसे की वजह से। तो आप देखिए कि इसमें कितना अधिका, यहाँ से ये अधिका कितना हो रहा, तो आप देख रहे हैं कि ये अधिका जो हो रहा है 12.80 रुपया हो रहा है। तो इसका अंतर निकाल दीजिएगा दोनों का, 132 और 144.80 का। तो आप निकालेंगे तो आएगा 12.80। क्लियर? तो कहेंगे कि 12.8 रुपया अधिक हो रहा है, वो इसके वजह से हो रहा है, 0.80 रुपए के अधिक वजह से हो रहा है। अब आप इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया। ये 8 एकम 8, ये 8 एकम 8, 8 छक 48, तो एक बराबर कितना मिला? 16। तो आप कहेंगे कि जो काला कितना गेहूं मिलाया, तो 16 केजी मिलाया। क्लियर? तो 16 केजी 5.2 रुपए वाले पे मिलाया। अब बाकी जो 14 मिला वो इस वाले रुपए पे मिलाया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को आप हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, 200 रुपए का 2 वर्षों में 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर है। अब 2 वर्ष के लिए मैंने आपको फार्मूला भी क्लियर करवाया कि डी बराबर यस इंटू आर स्क्वायर बटा 100 तो यस आपको 200 दिया, आर आपको 20% दिया, तो ये 20 गुणे 20 हो जाएगा। अब बटा में 100 का मतलब 100 गुणे 100, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ कट गया, 2 दूनी 4 दूनी के 8, तो दोनों का जो डिफरेंस बनेगा, अंतर बनेगा, वो 8 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ऑप्शन ए को चुना तो आप बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, दो संख्याओं के अंतर का 6 गुना 78 तथा उनके योग का 5वां भाग 15 है, तो संख्याएं क्या हैं? देखिए इस प्रश्न को ऑप्शन से आप हल करिए। ऑप्शन से हल करेंगे, बस प्रश्न में कहे गए कथन को फॉलो करवा दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं के अंतर का 6 गुना 78 होना चाहिए। अब यहाँ पे आप इस दोनों का अंतर लेंगे तो 15 आएगा। अब 15 का 6 गुना करेंगे तो यहाँ पे हो गया 90, 78 के बराबर हो रहा है? नहीं, ये ऑप्शन कट गया। अब इस दोनों का अंतर आप देख रहे हैं 43 और 32 का, तो ये मिलेगा आपको 8 3 11, 11 गुणे 6 करेंगे तो 11 6 के 66 हो रहा है। क्या 78 के बराबर हुआ? नहीं, ये भी ऑप्शन कट गया। और 44 और 31 में देखिए डिफरेंस कितने का दिया, तो ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13 हो गया। अब 6 से गुणा करेंगे, कितना बन गया? 13 6 78। देखिए 78 के बराबर ये हो रहा है, पहला कथन तो फॉलो हुआ। अब आगे के भी कथनों को देखिए कि उनके योग का 5वां भाग 15 होना चाहिए। अब इन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो ये 75 बनेगा। इनका 5वां भाग आप निकालेंगे तो ये बिल्कुल 15 आ रहा, अर्थात आपके प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 44 और 31। क्लियर? तो अब आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आपका आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर सी, 44 और 31। चलिए अगले प्रश्न को आप देखें। 72 नंबर को आप हल करिए। 1.2, तो इस नंबर को हल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1.2 बटा 0.6 माइनस 1 बटा में 3। यहाँ पे प्लस 45 ये नंबर दिया, इसको हल करेंगे 6 18, 1.8 माइनस 1 मिला। जब 1.8 में से 1 घटेगा 0.8 बचेगा, तो ये मिलेगा 1.2 बटा 0.8, 3 का पूरा ऊपर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस 45 बनेगा। तो ये 12 तिहाई 36, 3.6 बटा में 0.8 अब प्लस 45, ये दशमलव से दशमलव कट गया, 4 नामा 36 और 4 दूनी के 8, तो ये बनेगा 4.5 प्लस 45। क्लियर? इतना नंबर आपका बनेगा।
जब बनेगा तो 4.5 को 45 में जोड़ेंगे तो ये आएगा 49.5। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 49.5। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में मिसप्रिंट की वजह से 49.5 को नहीं लिखा, लेकिन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा 49.5। यदि आपने 49.5 आंसर करना चाहते थे तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिएगा। ये आंकड़े विश्लेषण से प्रश्न बनाया गया है, डीआई से प्रश्न बनाया गया। इसमें 73 से 75 तक प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न आपसे इसमें पूछा जाएगा। अब कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 3,60,000 है। अब बोला कि उद्योग में 72 डिग्री है, व्यापार में 36 डिग्री है, कृषि में 108 है, परिवहन में 24 डिग्री है और नौकरी में 120 डिग्री। अब इसके पहले प्रश्न को बनाएंगे, इसी फिगर पे तीनों प्रश्नों को आपको बनाना है। तो आपने नौकरी, उद्योग, व्यापार, कृषि और परिवहन को देख लिया। अब आइए इसके प्रश्नों को आप बनाइए। पहला प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे दिया कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो कृषि में 108 है और नौकरी में 120 है। तो दोनों के बीच में अंतर आप देखेंगे तो बनता होगा 12 का। तो आप बोलेंगे कि 12 डिग्री अधिक है, और ये 12 जब अधिक है तो किस पे 12 अधिक है? 360 पे, और गुणे कितना? 3,60,000। 3,60,000 यहाँ पे नंबर आपको दिया हुआ। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 36 से काटेंगे 1 बनेगा, 3 जीरो 1,000 यहाँ पे हो गए, गुणा कराएंगे 12,000। तो इस प्रश्न में कहेंगे कि 12,000 लोग कृषि की अपेक्षा नौकरी में अधिक लगे हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 12,000 लोग अधिक लगे हुए। क्लियर। चलिए आप 74 नंबर प्रश्न को हल करिए। 74 नंबर प्रश्न को, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में लगे? आप आकर के फिगर में देखिए कि परिवहन व्यवसाय में कितने लोग लगे हुए हैं। परिवहन व्यवसाय में, तो परिवहन में आप देख रहे होंगे, परिवहन में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि परिवहन में 24 डिग्री है। तो जब परिवहन में 24 डिग्री है तो आइए इस प्रश्न को आप बनाइए। कहिए कि 24 डिग्री है 360 पे, गुणे 100%। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 12 दूनी के 24, 12 तिहाई 36, तो ये 20/3 बनेगा। अब भाग करेंगे 3 छक 18 और 3 छक 18, तो ये 6.6%। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6.6%। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा। ये अंतिम प्रश्न होगा, ये अंतिम प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 75, नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों में से किसके योग के बराबर है? किसके योग के बराबर है? अब आपको फिगर देखना पड़ेगा कि नौकरी और परिवहन में कितना हो रहा और किनके योग के बराबर है। नौकरी और परिवहन में, चलिए फिगर को आप देखिएगा, नौकरी और परिवहन। तो नौकरी और परिवहन को आप यहाँ पे देखेंगे तो नौकरी और परिवहन को जोड़ने पर 120 प्लस 24, तो ये 144 मिल रहा, 144 मिल रहा। अब दो नंबरों को आप जोड़िए कि किसको जोड़ने पर 144 हो रहा है। तो आप कृषि और व्यापार को जोड़ दीजिए, ये 144 हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार। तो ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो आज हम लोगों ने एसएससी जीडी के नए पैटर्न पे प्रश्नों को हल किया। आप सभी से ये आग्रह है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।